नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर पवन पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं एयॉन पाठशाला के आखिरी शनिवार के दिन। और जैसे कि शुरुआत हो चुकी है हमारी आज के सेशन की, और जैसे कि इस लास्ट वीकेंड में स्पेशली जब से सेशन शुरू हुआ है और स्पेशली लास्ट वीकेंड में बहुत से लोगों के मुझे पर्सनल मैसेज आए, ग्रुप में भी आए कि आप लोग कुछ माइज़म के बारे में बताएं, आप लोग कुछ स्किन के बारे में बताएं। तो स्किन को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आए, तो इस बार क्यों ना हम लोग स्किन पे काम करें, यही सोच के आज हम लोग स्किन के केसेस की बात कर रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ अपने एक केस की। ये केस पहले मैं आप लोग को डायग्नोसिस बता दूं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये स्किन का ही सेशन है। सो द डायग्नोसिस वॉज विटिलिगो। तो मैं अभी भी एक बात बता दूं कि कोई भी केस हो, विटिलिगो हो, एक्जिमा हो, सोरियासिस हो, रिंगवॉर्म हो, XYZ जो भी हो, उसके लिए कोई अलग से मेथोडोलॉजी नहीं बनी है। होम्योपैथी के प्रिंसिपल ऐसे डिसीज़ के लिए चेंज नहीं हो जाते, ऐसे इनके लिए कोई स्पेशल अप्रोच नहीं है। अप्रोच सिर्फ एक ही है, यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट सो दैट यू कैन रीच द क्लोजेस्ट सिमिलम। बस यही एक फंडा है और ऐसा और कोई फंडा नहीं है, जो कि मैंने आज आपको अपने शुरुआत के फर्स्ट ऑडियो में ही आप लोग को उसको डिटेल में बताने की कोशिश की है, कोई भी केस हो। सो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस केस पे आता हूँ। केस है जैसे कि विटिलिगो का है, मैं आपको उस पूरे वाक़े पे लेके चलता हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझें, अपनी आंखों के सामने उसको इमेजिन कर सकें कि मैं जैसे बोल रहा हूँ या मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसा ही आप लोग के सामने पिक्चर आएगा, तो आप लोग के सामने उसको समझने में आसानी होगी। तो ये जो पेशेंट थे, एक्चुअली पेशेंट इसमें बच्ची थी, बच्ची की उम्र कुछ 6-7 साल की है। इसका ट्रीटमेंट अभी भी मेरे पास चल रहा है। इसका मैं बिफोर और आफ्टर पिक दोनों आपको इस पिक में ही, इस सेशन के जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा या इसी के दौरान आपको आपके व्हाट्सएप के में इमेज आ जाएगा। तो इसकी जो मम्मी है वो मेरी बहुत अच्छी पेशेंट है, काफ़ी दिनों से उसका काफ़ी कुछ कंप्लेंट मैंने ठीक किया हुआ है। एंड उसकी सास का भी मैंने काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट ठीक किया हुआ है। उसके घर के बहुत लोग मेरे पास आते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए। तो एक दिन मुझे उसका फ़ोन आया कि बोले सर मेरी बेटी को कुछ हाथ पे सफ़ेद दाग जैसा हो गया है, अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। मैंने कहा जो भी है फ़ोन पे तो नहीं समझ में आएगा, आप उसको लेके आओ। तो अब मैं आपको फाइनली उस वाक़े पे लेके चलता हूँ। फाइनली दैट लेडी केम विथ हर डॉटर, दैट मीन्स द पेशेंट, एंड उसके हस्बैंड के साथ, मतलब माँ, बाप और वो पेशेंट, ये तीनों क्लिनिक के अंदर आए। और आते ही एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पेशेंट, एक्चुअली मेरे क्लिनिक में एक मेरे चेयर के अलावा एक बार स्टूल है और एक सोफ़ा है जो कि 2 सीटर है और एक एग्जामिनेशन टेबल है। मेरे केबिन के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अक्सर बार स्टूल पे पेशेंट बैठता है, बार स्टूल थोड़ा सा मूविंग होता रहता है, यहाँ वहाँ पूरा घूम सकते हो आप, और मैंने उसका पोजीशन ऐसा रखा है कि पेशेंट उस पर बैठता है। और ये चीज़ यहाँ पे उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आने के साथ सबसे पहले उसके डैडी अंदर आए, उन्होंने मुझे ग्रीट किया, गुड इवनिंग कहा, और आने के साथ मुझसे हाथ मिलाया। मैंने बोला बैठिए, और उन्होंने चुपचाप सोफे पे बैठा। उसके पीछे उनकी डॉटर थी, वो डॉटर आई और चुपचाप वो बार स्टूल पे बैठी। वो सोफे पे भी बैठ सकती थी, सोफ़ा उसके ज़्यादा नज़दीक था। और उसने मुझसे हेलो अंकल ऐसे कहा, एंड फिर पीछे से उसकी मॉम आई और वो सेकंड पोजीशन ऑफ सोफे के उस पर वो बैठ गई। फिर इन्होंने मुझे अपनी बात बताने चालू की। तो इस केस में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो पेशेंटली बिहेव कर रहा था, इम्पेशेंटली बिहेव कर रहा था, जो पेशेंट जैसे बिहेव कर रहा था, वो थी उसकी माँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे विटिलिगो को लेके बहुत बड़ा टबू है कि ये ऐसा हो जाता है, ठीक नहीं होता है। इसको लोग कुछ अंधविश्वास के साथ भी जोड़ते हैं, हालांकि इस केस में ऐसा नहीं था। तो और सबसे बड़ी बात जो माँ बाप का कंसर्न था कि शी इज़ अ गर्ल, कल को ये बढ़ जाएगा, इसकी शादी का क्या, इसका क्या, उसका क्या,
वो लोग उस ख्यालात से डर गए थे और इसके लोग आए थे और उन्होंने बहुत सारी मालूमात हासिल की थी कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक होता है कि नहीं। तो बहुत से लोगों ने बोला कि एक्चुअली आज तक कभी इसको ठीक होते हुए तो नहीं देखा गया है, ऐसे कुछ लोगों ने उन्हें बोला। और देखते हैं ना कि कभी किसी लेडीज़ को देखा है या किसी जेंट्स को देखा है तो उसका कभी ठीक होते हुए नहीं दिखता, ऐसा इनके मन में डर था। हालांकि यहाँ पे उनका कंसर्न कोई मायने नहीं रखता, पेशेंट का कंसर्न मायने रखता है, न कि पेशेंट के माँ बाप का कंसर्न या पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट आया है उसका कंसर्न। तो उसने बताया मुझे कि सर ये ना इसको कुछ 2 महीने से है, पहले बहुत छोटा सा था, पहले इसका एक्चुअली उसका लड़की का स्किन थोड़ा सा सांवला जैसा है, शी इज़ नॉट सो फेयर। तो उसके हाथ पे सर ये थोड़ा सा इंडेक्स फिंगर पे और मिडल फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर का जो अपर प्रॉक्सिमल है वहाँ पे थोड़ा सा वाइटनेस आया और उससे धीरे धीरे वो वाइटनेस बढ़ती है। ओके और सर वो धीरे धीरे 2 महीने में वो बढ़ रहा है सर, पहले एक उंगली में था, अभी कैसा वो उंगली टच होती है ना दूसरी उंगली से तो वहाँ भी हो रहा है। मुझे तो लग रहा सर ऐसा तो फिर पूरी उंगली में हो जाएगा, फिर पूरी उंगली से हाथ में हो जाएगा। तो सर मैंने देखा, बहुत सर्च किया, मेरे एक रिलेटिव ने बोला कि आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हो ना, उनको बताओ ये होम्योपैथी से ही ठीक होगा, नहीं तो नहीं ठीक होगा। ओके सो इस तरह से एक केस मेरे पास आया, उनका अप्रोच, उनका जो भी चीज़ थी दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट इस तरह से वो आया। अब अपने को तो देखना है पेशेंट, अब मैं पेशेंट की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। ये जो हमारा 5 मिनट का या 7-8 मिनट का जो कन्वर्सेशन था, जो उसकी माँ नैरेट कर रही थी कि पहले एक उंगली में आया, फिर वो फैला, फिर ऊपर की तरफ आया, फिर वो अपने कंसर्न बता रही थी, ये सारे कन्वर्सेशन में मेरा कान सिर्फ उसकी माँ की तरफ था, बट मेरी आंखें उस बच्ची की तरफ थी। और वो बच्ची ने बीच में जरा भी इंटरप्ट नहीं किया, वो बैठी थी, उसने शुरुआत में अपना दोनों हाथ मेरे स्टूल पे रखा हुआ था, जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो टेबल होता है, ऑफिस टेबल जिसको आप कह सकते हो, अपना डेस्क बोल सकते हो, उसने उस पर हाथ रखा था, सिस्टमेटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से वो बैठी हुई थी। और जब उसकी माँ बोलने लगी तो वो थोड़ा सा क्रॉस में हो गई, मतलब वो अपनी माँ को सुन रही थी। जिस तरह हम जब, जैसे कि मैं कहीं लेक्चर ले रहा हूँ और मैं पीछे से बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा टर्न करके देखोगे, अच्छा ये बोल रहे हैं, अच्छा फिर जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर वो मेरी तरफ, वेरी सिस्टमेटिक, कोई इंटरप्शन नहीं, न मेरी किसी चीज़ों को हाथ लगाना, एकदम अच्छे से बैठी थी। जब वो मेरी तरफ देख रही थी तो अपने अपने हाथ को, अपने एल्बो को अब मेरी डेस्क पे रख लेती थी, और जब अपनी माँ की तरफ देखती थी तो दोनों हाथों को बांध के, अच्छा मम्मी ऐसा ऐसा बोल रही है, ऐसे हुआ। ये 5-7 मिनट में मैंने देखा उसने एक भी चीज़ों को छुआ नहीं, छेड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। फिर मैंने कहा कि मैंने इनको थोड़ा सा समझाया कि एक्चुअली ये क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंट या पेशेंट के साथ स्पेशली जो लोग आए होते हैं उस चीज़ को थोड़ा सा समझाएंगे तो उनके अंदर की जो गलत फहमी वाली चीज़ें हैं, क्योंकि पेशेंट वो नहीं है, यहाँ पे अगर पेशेंट ऐसा बोलता है कि मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, ये भूत प्रेत का है, या ये कुछ ऊपरी है, या फिर ये ठीक नहीं होगा, या फिर ये मेरी शादी नहीं होगी, तब आप ये सब चीज़ों को कंसर्न में डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको उस पेशेंट के पेरेंट्स को आपको थोड़ा एजुकेट करने की जरूरत। तो मैंने उनको थोड़ा बताया कि व्हाट इज़ एक्चुअली दिस इज़, कि एक्चुअली होता क्या है और इसमें इतना डरने की बात नहीं है, ऐसा वैसा। मैंने थोड़ा उनको अपने वे से कंसोल किया, और उस कंसोलेशन के दौरान भी मेरी पूरी नज़र बच्ची पे ही थी, और उस टाइम पे भी वो वेरी डिसेंटली बैठी थी। मैं एक चीज़ और बता दूं आपके, मैं उसके ड्रेसअप की बात कर दूं। शी केम विथ एक फ्रॉक जैसा, सॉरी फ्रॉक नहीं बोल सकते, लड़कियों का ड्रेस कुछ समझ में नहीं आता उतना, एक टॉप जैसा था और एक जीन्स जैसा था। उसने हाथ में एक, दोनों हाथ में उसका जो टॉप था वो कुछ पर्पल कलर के शेड में था, वाइट और पर्पल के मिक्स में था, और उसका जो हेयर बैंड था वो भी वैसे ही था, हेयर बैंड में कुछ फ्लावर्स लगे हुए थे, वो भी वाइट और पर्पल के शेड में ही थे, और उसने हाथ में कुछ बैंड जैसा पहना था और वो भी वाइट और पर्पल के मैच में ही था। क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एनालिसिस बाद में ज़रूर बताऊंगा। तो और वो चुपचाप सुन रही है, और चुपचाप अपनी माँ से सुन रही है और मेरे सुन रही है। अब मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर है। फाइनली मैं उस बच्ची से पूछताछ पे आया। मैंने कहा कि बेटा क्या हो रहा है आपको, ये कब से हुआ, कैसे हुआ? उसने कुछ बोला ही नहीं, वो मम्मी को देख रही है। तो उसकी मम्मी ने बोला, अरे बेटा बोल,
बोल कुछ नहीं बेटा, बता, जितना बताएगी उतना डॉक्टर अच्छे दवाई देंगे। तेरे को तो पता है ना मम्मी से कितना सवाल पूछते हैं अंकल। उसके डैडी ने भी थोड़ा उसे पुश किया, फिर मैंने उससे 2-3 बार और पुश किया, बेटा आप दोगे कि नहीं, आप बोलोगे तभी तो। आप तो यार इतने अच्छे से बात कर, आप इतने अच्छे से बैठे हो, इतने अच्छे से ड्रेसअप कर रहे हो, और आप बात ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। यार गुड गर्ल। एंड उसकी माँ ने भी बोला नहीं सर ऐसा तो नहीं, बोलेगी बोलेगी सर बोलेगी, थोड़ा संकोच कर रही है ना, पहली बार आपके पास ऐसा अब तक आई है तो कैसा बाहर ही बैठती थी फिर चली जाती थी, लेकिन थोड़ा संकोच कर रही है। और सर ऐसी है वो थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ओके। फाइनली 2-4 बार पुशअप करने के बाद उसने बोला कि अंकल यही है, इसमें मेरे को कुछ होता नहीं है, बस ऐसा आ गया है तो फिर बस यही है। बोला आपको कुछ होता है वहाँ पे, कुछ भी सेंसेशन आता है, दर्द होता है, ईचिंग होती है? नहीं कुछ नहीं होता। बोला कब आया आपको? बोले 2.5-3 महीना हुआ रहेगा अंकल। मैंने बोला आपको एग्जैक्ट पता है कब आया? उसने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं पता मुझे। ओके। बच्ची पे और कुछ भी नहीं मिला। अब सवाल ये था कि अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, ये केस ऐसा है कि यहाँ पे कोई बच्चे का कोई कंसर्न नहीं है, बच्चे का है नहीं, लेकिन आपको तो उस इंडिविजुअल को पहचानना है। तो अब यहाँ पे सवालों की लड़ियाँ शुरू होती हैं। तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा मुझे इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये 2-2.5 महीने पहले बोल रही है, कुछ हुआ था 2-2.5 महीने पहले या 3 महीने पहले, या जिससे इसको कुछ फ़र्क पड़ा हो? इसका नेचर कैसा है? बोले सर इसका नेचर का क्या बताएं सर, ये नेचर तो फुल्ली बहुत इमोशनल लड़की है सर, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इसको ऐसा इमोशनल है कि इसके डैडी ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर दिया ना तो ये रोने लगती है, मेरे पास आके बैठ जाती है, मेरे को समझाती है। इसके किसी फ्रेंड को टीचर ने डांट दिया तो ये रोने लगती है। सर ऐसा सोसाइटी में भी बहुत केयरिंग है लोगों को लेके, लेकिन कभी किसी ने डांट दिया बहुत जल्दी रोना आ जाता है इसको, और बहुत सेंसिटिव है, बातें बहुत जल्दी लग जाएंगी, टीवी पे भी कुछ चलता रहेगा ना तो बहुत जल्दी रोने ऐसा लग जाती है। बहुत सेंसिटिव लड़की है सर। ओके। आप लोगों के साथ कैसा इसका रिलेशन है? अच्छी है सर, अच्छी है। हस्बैंड के साथ भी अच्छा रिलेशन है, मेरे साथ भी अच्छा रिलेशन है, एकदम लाड में रहती है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है। ओके। फिर मैंने उसका थोड़ा फैमिली स्टेटस लिया। अच्छा फैमिली में कौन कौन है? बोले सर फैमिली में तो आप सब जानते हैं सर, हमारी जॉइंट फैमिली है, सास ससुर हैं, हम दोनों हैं, मेरे जेठ और जेठानी है, उनका एक बच्चा है, उनके 2 बच्चे हैं और एक है। ओके। उन सब के साथ इसका कैसा रिलेशन है? एकदम अच्छी है सर, सबका ध्यान रखती है, सबके साथ लविंग है, सबके साथ केयरिंग है। और बोला तो उनके साथ कभी ऐसा कंप्लेन नहीं आता? नहीं उनके साथ कोई कंप्लेन नहीं आता, उल्टा है तो सबका ख्याल रखती है। हालांकि वो दोनों तो फिर भी आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन आज तक कभी इसका कंप्लेन नहीं आया। ये सर इतनी अच्छी है ही है। और सर अपनी दादी की बहुत क्लोज थी, और थी मतलब नहीं मतलब अभी भी है, लेकिन कैसा सर हम लोग शिफ्ट होके अभी यहाँ आ गए ना। अच्छा कभी शिफ्ट हुए आप लोग? सर हम लोग को शिफ्ट होके हुआ कुछ 3-3.5 महीना हुआ रहेगा। अच्छा तो सब कुछ स्मूथली हुआ या कुछ? बोले नहीं सर घर में थोड़ा डिस्प्यूट तो चल ही रहा था, आप तो जानते हैं सर जॉइंट फैमिली में कितना किचकिच रहता है। एंड आई नो सम हाउ, क्योंकि उसके घर के बहुत से लोगों का मेरे पास हिटमेट चलता है, तो सब लोग अपनी अपनी स्टोरीज बताते हैं, तो हर कोई अपने आप को सही रख के बताता है। बट इससे समझ में आता है कि घर का माहौल जो है वो उतना साउंड नहीं है, वो उतना फ्रूटफुल नहीं है कि ठीक है। और ये सारी चीज़ें अब घर में भी कभी कभी इसके डैडी का उस और मेरे जेठ का कुछ हो जाता था तो इसके सामने ही होता था, तो ये ऊंची आवाज़ भी होती थी तो ये समझती थी, इसको सब समझता है सर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। और ये थोड़ी सेंसिटिव है, अपनी दादी के साथ ये बहुत क्लोज है। अभी वहाँ से आई थी ना तो सर मतलब इसको अभी भी बोलती है मेरे को दादी के पास जाना है, दादी के पास जाना है। और आई थी तो सर तो ये 3-3 4-4 एक आध हफ्ते तो इसने हम लोग को बहुत परेशान किया, दादी चाहिए भैया चाहिए, दादी चाहिए भैया चाहिए, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। लेकिन सर धीरे धीरे होता है सर, जाते हैं मिलने कभी कभी संडे मंडे को हम लोग। अब वहाँ जाती है तो सर वहीं क्यों जाती, फिर हमारी तरफ ध्यान नहीं देती। ओके। और कुछ बताइए मुझे इसके बारे में, क्या कभी बीमार उमार होती है या फिर जब ऐसा कुछ जैसे कि आपने बताया कि बहुत इमोशनल है तो उसकी वजह से और कुछ फ़र्क पड़ता है? बोले सर इसको ना सर सर्दी खांसी बहुत होता है, मतलब आप समझो कि इसको सर हर 10वें 12वें दिन सर्दी खांसी होती रहती है।
तो आपको लाना चाहिए था मेरे पास। बोले नहीं सर, वो नीचे डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो दवाई देती है, 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन सर बुखार वुखार नहीं आता, बस सर्दी और खांसी हो जाएगी, और कभी कभी सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा हो जाती है फिर भाप वगैरह देना पड़ता है। अच्छा, तो क्यों सर्दी, ऐसा कुछ ठंडा वंडा खाना पीना खाती है ऐसा कुछ? बोले नहीं सर, वो ठंडा वंडा तो इतना नहीं खाती, उसको पसंद है लेकिन उतना भी नहीं खाती कि सर्दी। लेकिन सर उसको कुछ भी, जैसे कि हमने बताया ना, घर में कुछ माहौल ख़राब हो गया, कभी कुछ झगड़ा हो गया, मेरे हस्बैंड वाइफ में कुछ हो गया, इसके सामने हो गया, या किसी ने उसको डांट दिया, किसी ने उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, इसने कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस देख लिया, तो सर उसके नेक्स्ट डे इसको सर्दी खांसी होना ही होना है। अब वो समझ में नहीं आता कि वो उसकी वजह से, लेकिन सर मैंने अक्सर देखा है हमारे घर में कुछ हुआ और इसको ये सब कुछ हो जाएगा, और सारी की सर इसको सर्दी खांसी होगी, ना बुखार आएगा ना कुछ होगा। सर बुखार तो सर उसको आज तक सिर्फ एक ही बार आया है, और वो भी सर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में एक मेरी जेठानी की लड़की की दवाई थी, वो दी थी मैंने, तो वो ठीक हो गई थी। बट सर इसको सर्दी खांसी बार बार होता है। बीच में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि इसको सर्दी खांसी होती रहती है, तो आपने बोला था एक बार दिखाओ मुझे, लेकिन सर वो फिर ठीक हो गई, तो फिर मैंने भी हल्के में ले लिया। तो सर हम लोग सोच ही रहे थे एक बार, बार बार होता है उसके लिए आपको दिखाएंगे, लेकिन सर वो तो सर स्किन की प्रॉब्लम आ गई, वो भी सफ़ेद दाग वाली। ये तो सर ऐसा है कि अब क्या बताऊँ। ओके, तो यहाँ मुझे एक ज़रिया मिल गया, कैजुअल बातचीत के दौरान मुझे एक ज़रिया मिल गया कि कैसा वैसा हो जाता है। बोला ये जो इसको होता है बार बार सर्दी खांसी जो भी, तो ये तब होता है जब कुछ खा पी लेती है, या फिर एक्चुअली जब वो डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ इमोशनल ऐसा कुछ हो जाता है। बोले सर जैसे कि मैंने आपको बताया ना सर, वो बहुत इमोशनल है, बहुत केयरिंग है। अभी कैसा, जब वो आई थी वहाँ से, जब हम लोग अभी जब रिसेंटली शिफ्ट हुए थे 3-3.5 महीने पहले, तो सर वो 3 दिन तक सिर्फ रोना रोना है, मतलब स्कूल नहीं जाना, जो प्ले ग्रुप में जहाँ भी जाती है वहाँ से भी इसका कंप्लेन आ रहा है कि वो पढ़ती नहीं है, और टीचर ने डांटा तो तुरंत रोने लगती है, फिर घर पे आके हम लोग को बताती है, फिर हम लोग कितना चुप करें, चुप भी नहीं होती। फाइनली क्या चाहिए तेरे को, उसका मन बनाने के लिए नीचे लेके जाती हूँ, शॉपिंग करा दूँ, कुछ उसको गिफ्ट या टॉय वगैरह कुछ दे दूँ, लेकिन वो सब नहीं, उसको दादू चाहिए, उसको दादी चाहिए। सर अब नहीं हो सकता ना वो सब, हर थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अपने आप समझ जाएगी। ओके, और सर उसके बाद उसको सर्दी खांसी जो पकड़ी ना सर, वो बहुत टाइम लगा सर उसको ठीक होने को। तो डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने भाप, इस बार सर इतना ज़्यादा ऐसा डिस्टर्ब हो गया कि ऐसा, अदरवाइज़ उसको छोटी छोटी बात पे होता रहता है। मतलब सर अगर हम लोग ने अभी उसको डांट दिया ना कि किसी बात पे लेके, हालांकि सर वो गलती करती नहीं है, जैसे बाकी बच्चे बड़ी शैतानी करते हैं यहाँ वहाँ आके, अगर हम लोग ने अभी उसको डांट दिया ना, उसको कल डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, खांसते खांसते उल्टी कर देगी, आवाज़ बैठ जाएगी, सांस लेने को नहीं होगा, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके, बोले जब आप उसको डांटते हो तो रिएक्ट नहीं करती? बोले सर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन चुपचाप ही रहती है, लेकिन रोती है, दिखाएगी। कभी कभी जब मैं उससे बहुत पूछूंगी क्या हो गया, पापा ने डांट दिया, तो फिर बात करेगी, रोएगी, पापा ने क्यों डांटा, ऐसा किया वैसा किया। मतलब सर समझ में आता है कि अभी जैसे कि मेरी जेठानी की बेटी है, वो सर इतनी नहीं है, उसको डांट दिया ना तो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसको अगर आपने आज डाल दिया कि तूने ऐसा काम क्यों किया, तेरे मार्क्स ऐसे नहीं आए, या उसके सामने कोई झगड़ा करा, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सर इसके सामने ऐसा होता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके ओके, अच्छा इसको अच्छा क्या लगता है, मतलब क्या क्या खाना पीना अच्छा लगता है, खेलना कूदना? बोले नहीं सर, इसमें तो सर ऐसा खेलना कूदना तो ऐसा इसको कुछ करना, बाकी बच्चों जैसे टीवी भी नहीं देखती है, बस आएगी अपना होमवर्क करेगी, टीवी चालू रहेगा, तो ऐसा कुछ डिमांडिंग नहीं है कि मैं ये देख लूँ क्या, मैं वो देख लूँ। जैसे बाकी बच्चे कार्टून देख लेते हैं, या बाकी बच्चे नीचे जाके अपने फ्रेंड्स में खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे जाएगी, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा इसको मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि इसको एकदम मज़ा करे, मस्ती करे, ना वो करती है और ना हम बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं जैसे जो उसका मन करेगा वो करेगी। ओके, और कुछ? और तो कुछ नहीं। मैंने फिर बच्ची को पूछा, बेटा ये जो आपका ड्रेस है कहाँ से लिया आपने ड्रेस? मम्मी ने लाया। ओके, और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये मम्मी ने दिया, हम लोग गए थे वहाँ पे तो मम्मी ने दिलाया हम लोग को। अच्छा, आपको ये वाइट और पर्पल पसंद है? नहीं, ये पर्पल कलर का ड्रेस है तो उस पर ऐसे ही पहनेंगे ना मैचिंग में। ओके, सही बात है। तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा बेटा आपके घर में आपको कौन पसंद है? सब अच्छे लगते हैं मुझे। नहीं, मम्मी तो बोल रही है आपकी दादी आपको ज़्यादा पसंद है। दादी भी पसंद है, सब पसंद है, लेकिन क्या
दादी मेरे साथ खेलती है ना अच्छे से, और दादी थोड़ी सी मेरा बहुत ध्यान देती है, और ऐसा नहीं सब ध्यान देते, लेकिन बहुत दादी ज़्यादा अच्छी है, दादी के साथ मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो आप दादी से बात करते हो? हाँ, मैं रोज़ बात करती हूँ, मैं दादी से रोज़ बात करती हूँ। आप जाते हो मिलने? हाँ, हम लोग हर संडे को जाते हैं। अगर हम लोग नहीं जा पाते तो वो लोग ही यहाँ पे हमारे घर पे चले आते हैं। ओके, और कुछ नहीं? अच्छा बेटा, आपको खाने पीने में क्या पसंद है? सब खाती हो अंकल, ऐसा कुछ नहीं। दे आर वेजिटेरियन फैमिली। तो मैंने उसको पूछा खाने में क्या पसंद है? सर हमारे घर पे सर नॉनवेज तो बनता नहीं है, बट मेरे हस्बैंड कभी कभी लेके आते हैं घर से, तो वो नहीं खाती, उसको बोलते हैं खाएगी, बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना। लेकिन ऐसा अब ऐसा नहीं कि देख के उल्टी हो जाए या देख के बहुत ऐसा करे, बोलते आपको खाना है खाओ, मुझे नहीं खाना। बोला फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद? बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ खाती है, सब मीठा भी पसंद है, तीखा भी पसंद है। ओके, बट ये है कि सर उसको सलाद वगैरह ज़्यादा पसंद है। ओके, सलाद, सलाद में कोई पर्टिकुलर, क्योंकि सलाद में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सलाद में सर उसको टमाटर बहुत पसंद है, वो चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, या आप उसको टमाटर की सब्ज़ी बना के दे दो, वो उसको बहुत पसंद है। हम लोग दाल में टमाटर वमाटर डालते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन ऐसी सादी दाल बनाएंगे बिना मसाले की तो उसको नहीं अच्छा लगता। भाजी में टमाटर वमाटर रहता है तो उसको ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है सर उसको टमाटर ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसको कन्फर्म किया, आपको टोमेटो पसंद है? हाँ, मुझे टोमेटो अच्छा लगता है। स्वीट अच्छा लगता है? हाँ, स्वीट भी अच्छा लगता है। स्पाइसी अच्छा लगता है? हाँ, स्पाइसी भी अच्छा लगता है। अच्छा, ये तीनों में से आपको कोई एक ही मिले तो? आई लाइक टोमेटो, मुझे टोमेटो चाहिए अंकल। ओके, सो दैट वॉज द केस। मैंने और भी हमारे बीच में कुछ बातें हुई, बट जैसे कि आप सब लोग जानते हो दिस इज़ अ केस ऑफ विटिलिगो। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, वो भी एक 6-7 साल की बच्ची का, जहाँ पे क्या कंसर्न मिलेगा और क्या, जहाँ पे उसको कोई तकलीफ़ नहीं है तो वो लोग क्या बताएंगे। तो यहाँ पे फोकस होती है कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में आप लोग को उसके कॉन्स्टिट्यूशन के पास लेके चलता हूँ कि एक्चुअली हु शी इज़। सो दोस्तों, केस तो आप लोगों ने सुन लिया। केस थोड़ा लंबा हो गया रहेगा, बट अब एक्चुअली सही मायने में दिस इज़ नॉट माई स्टाइल ऑफ टेकिंग केस। बट क्या है कि सब केस एक जैसे नहीं होते। जैसे कि आपको हर एंगल आना चाहिए, आपको फिजिकल की जानकारी भी होनी चाहिए, आपको मेंटल की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको, हम लोग बात करते हैं एज की, एडेप्टेशन, कंसर्न और एक्साइटिंग कॉज की, या फिर एग्जैक्ट कॉज की, जो हम लोग आपको कल डिटेल में एक समराइज पार्ट में बताएंगे। लेकिन हर केस एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए आपको अल्टीमेटली पेशेंट को ही पहचानना है। अब यहाँ पे हम उसको पूछें आपको इस बीमारी को लेके क्या लगता है, वो बच्ची बेचारी क्या बताए, क्योंकि वो डिसीज़ भी ऐसा है कि उसका प्रेजेंटेशन ऐसा है कि उसका कोई कंसर्न नहीं था, क्योंकि उसको उसकी वजह से कोई एलिमेंट नहीं था, वो उस उम्र में नहीं थी कि उसको एम्बेरसमेंट जैसी भी फीलिंग आए। हालांकि हुआ, अगर आ भी सकता है, लेकिन इसको तो नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फोकस की। तो अब हम बात करते हैं कि अपने को एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिली क्या। आप लोगों ने ये पूरा केस सुना, पूरा केस सुनने के बाद आप लोग को कुछ तो समझ में आया रहेगा, कि ये आपको भी समझ में आया, उसकी माँ ने भी समझाया कि वो बच्ची जो है बहुत सेंसिटिव है। और किसी भी चीज़ को जज करने के लिए ना आपके पास एक कंपैरिजन होता है। जैसे कि उसकी जेठानी के जो बच्चे थे, लड़का और लड़की, वो लोग उतने सेंसिटिव नहीं थे, बट ये सेंसिटिव है। उसने एग्जांपल दिए कि जैसे कि इसको डैडी ने अभी कुछ बोल दिया तो इसको कल कुछ हो जाएगा, तुरंत रोना आ जाएगा। स्कूल में फ्रेंड्स को भी किसी ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया तो इसको रोना आ जाएगा। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हो। एक इसके लिए भी रूब्रिक है, प्रिकॉसिटी, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं रूब्रिक की लाइनें नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बस एक थीम पे लेके चलूँगा कि आपको कैसे बच्चे को समझना है। तो ओवरऑल आपको समझ में आया, जैसे कि उसकी माँ ने इन्फॉर्मेशन दिया, आपने खुद हमने खुद देखा कि वो बच्ची काफ़ी सेंसिटिव है। इतने सारे एग्जाम्पल में एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि वो जो बच्ची है वो सेंसिटिव है। तो पहला रूब्रिक था सेंसिटिव चिल्ड्रन। ये बहुत अमेजिंग रूब्रिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन रूब्रिक है और इसके अंदर एक दो लोग नहीं हैं। आप इसको अगर अपने सिंथेसिस में देखते हैं, सिंथेसिस
में देखते हैं 9.0 में, तो इसके अंदर 38 मेडिसिन है और उस 38 मेडिसिन में से हमें कोई एक देना है। ठीक है, तो पहला रूब्रिक था सेंसिटिव चिल्ड्रन। मुझे नहीं लगता कि इस रूब्रिक को मुझे आप लोग को कुछ समझाना पड़ेगा कि वो एक्चुअली सेंसिटिव है कि नहीं है, कि सेंसिटिव क्या होता है। एक्चुअली सेंसिटिव का ये मतलब होता है कि भावुक हो जाते हैं, और वो भावुक होने का, वो सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव फिजिकल रिएक्शन में भी आता है, इमोशनल में भी आता है, मेंटल में भी आता है। तो ओवरऑल शी इज सेंसिटिव, क्योंकि अगर कुछ ऐसा इमोशनल कुछ ऐसा हो जाता है तो वो सेंसिटिव है। उसको कुछ पनिशमेंट मिल जाती है, उसको किसी ने रिप्रोच कर दिया, स्कॉन कर दिया, तो भी उसको सिम्टम्स आ जाते हैं, मतलब वो बीमार हो जाती है। दूसरी चीज कि ये बच्ची का तकलीफ अपीयर कब हुआ, इस बच्ची की तकलीफ अपीयर कब हुई, ये लोग का कहना है 2-2.5 महीने से। क्योंकि देखो ये सब चीज़ों में कोई डेट लिख के नहीं रखता, बस ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर ये नज़र में आता है। तो ऐसी चीज़ों में किसी के पास एक्यूरेट डेट नहीं रहता, तो आपको जनरलाइज आइडिया पे ही बात करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जनरलाइज आइडिया था कि 2-2.5 महीने से, और वो लोग यहाँ पे शिफ्ट कब हुए, दे शिफ्टेड इन मीरा रोड। एक्चुअली माई क्लिनिक इन मीरा रोड, और ये लोग आते थे काफ़ी दूर से, और वहाँ से ये लोग मीरा रोड में ये लोग शिफ्ट हुए। तो और उनके घर पे शिफ्ट भी क्यों हुए, क्योंकि उनके घर पे थोड़ा सा डिस्प्यूट था, फैमिली में था, उनकी जॉइंट फैमिली थी, उसमें कोई डिस्प्यूट था। तो उस डिस्प्यूट से भी जब घर में कभी बात होती थी, आवाज़ें बढ़ जाती थी, तू मैं होता था, कभी गाली गलौज हो जाती थी, तो ये चीज़ इसके सामने होती थी और इसको फ़र्क पड़ता था, इसको बहुत फ़र्क पड़ता था, ये बीमार हो जाती थी। इसका ऐसा कहना था कि ये बीमार हो जाती थी। बट जब वो लोग वहाँ से आए, जब वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, उसके बाद ये तकलीफ आई। तो हम एग्जैक्टली ये कह सकते हैं कि नहीं वहाँ से आई कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़बरदस्ती जोड़ना जैसे हो सकता है। बट हम लोग इतना समझ सकते हैं कि शी इज़ एक्चुअली होमसिक टाइप, और वहाँ पे उसको होमली फील हो रहा था। क्योंकि वहाँ जब हम लोग होम की बात करते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, एक लविंग इन्वायरमेंट होता है, केयरिंग इन्वायरमेंट होता है। होम ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिलैक्स रहते हो, सब एक दूसरे की फिक्र करते हैं। एक्चुअली होम का मतलब वही होता है। अब आजकल उसका डेफिनेशन बदल गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो, तो यहाँ से आने के बाद उसको काफ़ी याद आ रही थी उसकी, अपने दादी की, अपने भाइयों की, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ रही थी, तो एक था। लेकिन अभी भी वो उसके साथ वो चीज़ वैसी है, अभी भी वो लोग को याद करती है, इसलिए लोग उसके लिए वहाँ पे आते हैं, या वो लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये भी इसका एक नेचर था। दूसरा उसका नेचर क्या था कि अगर आप शुरुआत की बात करें, वो बैठी कैसे थी, उसने ड्रेसअप कैसे किया था। जैसे कि मैंने कहा था, मैं अपने एनालिसिस पार्ट में बताऊंगा कि क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसका ड्रेस ऐसा है। मेरे क्लिनिक में बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, या आपकी क्लिनिक में भी ऐसे बच्चे होते हैं, क्या सबका ड्रेसअप ऐसा ही रहता है? मैं ये भी मान सकता हूँ कि वो ड्रेसअप उसकी माँ ने किया होगा, वो उसका ड्रेस, फिर उसका हेयर बैंड, उस पर जो फ्लावर लगा है वो, फिर उसके हाथ में जो कुछ बैंड टाइप था, फिर उसका जो चप्पल वप्पल था, जो भी था, वो सारी चीज़ें मैचिंग थी। लेकिन क्या इस बच्चे की ज़रा भी क्रेडिट नहीं है उसको मेंटेन करने की, अगर उसकी माँ ने उसको पहना दिया है? पहला चीज़। दूसरी चीज़, हाउ शी सेट ऑन दैट बार स्टूल, कितनी डिसिप्लिन के साथ वो चीज़ों को देख रही है, फिर अपनी माँ को देख रही है। बाकी बच्चों की तरह इसने चीज़ों को तोड़ा फोड़ा नहीं है, बाकी बच्चों की तरह इसने चीज़ों को छुआ नहीं है, बाकी बच्चों की तरह इसने मस्तियाँ नहीं की हैं। एकदम जिस तरह से प्रॉपरली। और सबसे बड़ी बात, अंदर आया, पहले उसका डैडी आया, डैडी सोफे पे बैठा, फिर उसके बाद पीछे ये थी, ये आके चुपचाप बार स्टूल पे बैठी। तीसरी बार थर्ड पर्सन उसकी माँ थी, जो सोफे के सेकंड सीटर पे आके बैठ गई। ये भी सोफे पे बैठ सकती थी। क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटिलिगो जैसे केस में, जहाँ पे आपको कुछ मिलना ही नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ बंदे को पहचानना है। आपका तकलीफ कब बढ़ता है, आपको उसको लोकेशन क्या है, मोडेलिटी क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली एक ही फंडा है बॉस, कॉन्स्टिट्यूशन पहचानो आप। तो फाइनली ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें वो बता रही थी कि शी इज़ वेल बिहेव्ड, शी इज़ वेल ड्रेस्ड, शी इज़ वेल टॉकेटिव, वेल मैनरिज्ड, वेल मैनरिज्म वाली लड़की थी। ऐसे जब बच्चे आपके क्लिनिक में आए, जब ऐसे बच्चे क्लिनिक में आए, तो आपके पास एक बहुत अच्छा रूब्रिक है। रूब्रिक है प्रॉपर टू चिल्ड्रन इन। यहाँ पे प्रॉपर का मतलब होता है कि हर चीज़ प्रॉपर है, मैनरिज्म प्रॉपर है, डिसिप्लिन प्रॉपर है, ड्रेसिंग प्रॉपर है, बिहेवियर प्रॉपर है, बोलने का तरीका प्रॉपर है,
सब कुछ प्रॉपर है, डिटेल देने का भी तरीका प्रॉपर है, कभी कोई कंप्लेन भी नहीं आती इनकी, दे आर दैट प्रॉपर। और यहाँ पे टू है, TOO, जो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, प्रॉपर टू, बहुत ज़्यादा प्रॉपर। और आगे है चिल्ड्रन इन। ये रूब्रिक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर टू चिल्ड्रन इन आपको सब में नहीं, बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं मिलेगा। सिर्फ 25 बच्चे हैं जो प्रॉपर टू में आते हैं। बाकी आप प्लेफुल में देखेंगे तो बहुत आएंगे, अब्यूजिव में आएंगे तो बहुत आएंगे, इरिटेबल चिल्ड्रन में भी बहुत आएंगे। बट इस तरह की बिहेवियर, इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको सब बच्चों में नहीं मिलेगा। सो द सेकेंड रूब्रिक इज प्रॉपर टू चिल्ड्रन इन। पहला रूब्रिक था हमारा सेंसिटिव चिल्ड्रन इन, और दूसरा रूब्रिक है प्रॉपर टू चिल्ड्रन इन। ओके, अगर हम लोग शुरुआत की बात करें तो शुरुआत उसने अब जब बच्ची को बोलने को लगाया तो उसकी माँ ने कहा कि सब बताएगी, एक्चुअली वो थोड़ा सा नई जगह पे आई है ना, तो थोड़ा सा बताएगी। उसने इस अंदाज से बोला, और फिर उसके डैडी ने उसको पूछ किया, अरे बोलो बेटा, कुछ नहीं होगा, बोलो बोलो बोलो। थोड़ी टिमिडिटी थी, लेकिन मैं टिमिडिटी पे नहीं आना चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, द वे शी इंटर्ड, उसने मुझे ग्रीट भी किया, चलो ठीक है, हेलो सर बोल के, मुझसे हेलो अंकल बोल के वो बार स्टूल पे बैठी हुई। लेकिन जब मैं उससे पर्टिकुलर स्पेशली जब मैं उससे बात करने लगा तो उसने समय लगाया। 2-3 बार माँ ने पुश किया, 2-3 बार बाप ने पुश किया, फिर मैंने बोला बोलो, फिर फाइनली उसने धीरे धीरे बोला कि अंकल ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हाथ पे आया, फिर यहाँ आया, मतलब सॉरी फिंगर पे आया, फिर ऐसे आया। इसके लिए सीधी सी बात है, एक ही रूब्रिक है। जब उसको शुरुआत करने में तकलीफ़ हो, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने में वक्त लगे या समय लगे, तो वहाँ पे हमारे पास एक रूब्रिक आता है, इनिशिएटिव लैक ऑफ। रूब्रिक है इनिशिएटिव लैक ऑफ, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने में लैकिंग है, इसलिए उसको पुशअप करना पड़ता है। तो थर्ड रूब्रिक लिया गया था इनिशिएटिव लैक ऑफ, क्योंकि अगर उसके मम्मी डैडी पुशअप नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे इतना भी बात कर पाती है। सो थर्ड रूब्रिक वॉज इनिशिएटिव लैक ऑफ। चौथा रूब्रिक पे हम आते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है सर, इसको कोल्ड कफ बार बार होता रहता है। उसके लिए जनरल में हमारे पास बहुत अच्छा रूब्रिक है। जनरल में कोल्ड, टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। बहुत बहुत कॉमन रूब्रिक है, और वो रूब्रिक बहुत बड़ा है, क्योंकि सर्दी खांसी बहुत इजीली लोगों को होता है। अगर आप रूब्रिक देखेंगे तो उसमें 161 पीपल है। तो आप इस रूब्रिक को लो चाहे मत लो, आपके रिपर्टराइजेशन शीट में उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये रूब्रिक आप ले भी लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी रिपर्टराइजेशन शीट को भरा हुआ लगेगा और एक और रूब्रिक कवर होगा तो अच्छा है। लेकिन क्या हम लोग भूल जाएं कि इसको कोल्ड और कफ बार बार होता है, सब मान्य है, लेकिन कब होता है? उससे सवाल पूछा गया, क्या एक ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाती है? क्योंकि हम लोग अक्सर कॉज जानने की कोशिश करते हैं ना, फिजिकल कॉज, क्योंकि अगर ठंडी चीज़ है तो बार बार होता है। इम्यूनिटी बराबर हम लोग इसको इम्यूनिटी का दोष दे देते हैं, बट एक्चुअली इम्यूनिटी सिर्फ वजह नहीं होती है, और भी बहुत सारी वजह होती है, और इस केस में तो डेफिनेटली वजह है। और एक चीज़ और, अगर आपको याद है तो उसने ये भी कहा कि सर इसको बुखार उखार नहीं होता, इसको ज़्यादातर सर्दी खांसी की ही बुखार, सर्दी खांसी की ही तकलीफ होती है, वो भी कब? जब इसको इमोशनली तकलीफ होती है। एक्चुअली बहुत इमोशनल है, इसको डांट दो। अभी अगर उसने बोला कि अगर इसको अभी इसके डैडी ने किसी बात पे डांट दिया ना, तो कल इसको सर्दी या खांसी या आवाज़ बैठ जाएगी, या गले में खांसी जाम हो जाएगी, सांस लेने को नहीं होगा, ऐसा डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। पहला। दूसरी बात, जब ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तो होमसिक की वजह से इसको काफ़ी तकलीफ हो गई थी, सांस लेने में तकलीफ हो गई थी, और फाइनली इसको भाप वगैरह देना पड़ा। यही बार बहुत लंबा खींचा, अदरवाइज उसको बार बार होता रहता है, छोटी छोटी बात पे भी उसको होता है। तो सोचने की बात है कि उसको कोल्ड कब तो होता रहता है बार बार, ये तो आपने बता दिया। और आप ये भी बोल रहे हो कि वो क्यों होता है, क्योंकि सर वो कोल्ड वोल्ड का तो नहीं पता, लेकिन सर वो बहुत इमोशनल है, वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है इमोशनली। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ देख लिया, इसने किसी के दोस्तों को कुछ बोल दिया, मुझे किसी ने डांट दिया, तो ये बहुत इमोशनल हो जाती है, ये बहुत इमोशनल हो जाती है, और इसको तकलीफ हो जाती है। और तकलीफ क्या होती है? कोल्ड कफ हो जाती है। अब हम चलते हैं रूब्रिक की तरफ। आपको ध्यान में रखना है कि ये बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, और कुछ हो जाने के बाद, ऐसा कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाने के बाद इसको तकलीफ होती है। तकलीफ क्या होती है? कोल्ड, कफ, आवाज़ बैठ जाना, सांस न ले पाना, इस तरह की तकलीफ होती है।
अब हम आते हैं रेपर्टरी पे। ये सारी तकलीफें कहाँ हो रही हैं? ये सारी तकलीफें हो किस पार्ट पे रही हैं? पेट की तकलीफ तो नहीं हुई इसको, सर दुखना तो नहीं हुआ। आप भी इमोशनल होते हो, मैं भी इमोशनल होता हूँ, हम सब कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं। कितने लोग इमोशनल हो जाते हैं उनको माइग्रेन चालू हो जाता है। माइग्रेन के पेशेंट का मोस्टली ऐसा कुछ ना कुछ एक प्रोवोकिंग फैक्टर रहता है कि उनको ऐसा कुछ होता है तो ऐसा हो जाता है। सनस्ट्रोक के या तो धूप में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। हम कॉज जानना चाहते हैं ना कि इसको क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे कॉज है कि जब कुछ इमोशनल हो जाता है तो इसको ऐसा हो जाता है। और क्या तकलीफ होती है? सर्दी, खांसी, सांस फूलना, सांस न ले पाना, आवाज़ बैठ जाना, इस तरह से। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत रूब्रिक है हमारे रेपर्टरी में। जितने भी लोगों ने मेहनत की उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। रूब्रिक है इमोशन रिस्पायरेशन विथ कंप्लेंट्स ऑफ। आई रिपीट द रूब्रिक, इमोशन रिस्पायरेशन विथ कंप्लेंट्स ऑफ। उस रूब्रिक के अंदर आपको सिर्फ 7 मेडिसिन मिलेगी। एकोनाइट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिकम, चैमोमिला, कॉफिया, इग्नेशिया और नक्सोमिका। इसमें चैमोमिला, इग्नेशिया और नक्सोमिका रेड में है, मतलब 5 मार्क्स में है। तो आपका नेक्स्ट रूब्रिक हो जाता है इमोशन विथ कंप्लेंट्स ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक, आई थिंक अब बहुत कुछ क्लियर हो गया रहेगा। ओके, और हम एक जनरलाइज आइडिया की बात करते हैं। अगर आप सिर्फ इस रूब्रिक को क्लियर करो तो अगर हम लोग अब तक जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास मिली है, अगर हम लोग उसको रेपर्टराइज करते हैं तो सेंसिटिव चिल्ड्रन, प्रॉपर टू चिल्ड्रन इन, इनिशिएटिव लैक ऑफ, जनरल में एक रूब्रिक है कोल्ड, टेकिंग कोल्ड इजीली, टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, और लास्ट का मेन रूब्रिक इमोशन विथ कंप्लेंट्स ऑफ रिस्पायरेशन। एंड लास्ट में आपको और भी बहुत सारे रूब्रिक मिल जाएंगे कि जैसे कि उसको एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, जिसको आप बोलते हो ना ए हुआ और उसको तकलीफ हो गई, तो आप उसको एलिमेंट्स फ्रॉम होमसिक भी डाल सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच भी डाल सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशनली एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशन भी डाल सकते हैं, इमोशनल एक्साइटमेंट भी डाल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपको लेके कहाँ जा रही है? ये तो वही बात हो गई कि आप ए करो, वो करो, फाइनली आपने एक डिश दे दिया। तो मैं डायरेक्ट डिश परोसूँ ना आपको, उसके अंदर क्या क्या बताने की क्या ज़रूरत है? सो फाइनली ये सारी चीज़ें, उसका होम सिक, उसको डांट दिया तो ऐसा हो जाता है, बहुत सिंपैथाइज हो जाती है, बहुत उसके दोस्तों को किसी ने कुछ बोल दिया तो हो जाती है, घर के माहौल में अगर कुछ ऐसा उल्टा नीचे होता है तो इमोशनल हो जाती है। ये सारी चीज़ों का सारांश ये है कि वो बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा समझती है चीज़ों को, और उस ऐसा कुछ होने से उसकी इमोशनल क्वेश्चन को धक्का लगने से वो तुरंत इमोशनल हो जाती है और उसको सिम्टम आते हैं। सिम्टम कैसे आते हैं? कोल्ड कफ के आते हैं। उसको आज तक कोई मेजर इलनेस नहीं हुआ, ये जो चीज़ हुई है यही मेजर हुई है, बट हिस्ट्री में वो चीज़ थी। तो रूब्रिक है इमोशन विथ कंप्लेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल्स में रूब्रिक है फूड्स एंड ड्रिंक टोमेटो डिज़ायर। एक क्यों लिया गया, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ये आप सब जानते हैं। उसको सब पसंद है, सब पसंद है। आप लिखेंगे स्वीट पसंद है, स्वीट में भी आएगा। लेकिन जब आप फूड और ड्रिंक में डिज़ायर की और जनरल लेवल की बात करते हो तो आपको एकदम स्पेसिफिक लेना है। ऐसे आप लेंगे हाँ स्वीट भी पसंद है, सॉल्ट भी पसंद है, क्योंकि बहुत कैजुअली पेशेंट के रिलेटिव बता देते हैं मैं सब खाती हूँ, पानी सब पीती हूँ, पसीना ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो लोग बहुत जनरलाइज तरीके से बोलते हैं। तो लेकिन आपको अगर पर्टिकुलर तक पहुंचना है तो आपको थोड़े से कुछ लीडिंग क्वेश्चन करके उसको कंफर्म करना पड़ता है। आप उसके चीफ कंप्लेंट को लेके लीड नहीं कर रहे हो, आप उसके डिजायर वर्जन को डालने के लिए आपको थोड़ा सा लीड करना पड़ता है, बिकॉज द वे दे नैरेट दैट इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग। तो लास्ट का रूब्रिक है जनरल फूड्स एंड ड्रिंक टोमेटो डिजायर। इस टोटल 7 रूब्रिक को अगर आप क्लब करो, आप इसके अंदर और भी रूब्रिक जोड़ सकते हो, होम सिक डाल सकते हो, एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशन डाल सकते हो, इमोशनल एक्साइटमेंट डाल सकते हो, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच डाल सकते हो, एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉन डाल सकते हो, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रीमांड डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन जब आप वो सारी चीज़ों को जोड़ भी सकते हो नहीं, लेकिन मैं बात करता हूँ कि जिस केस को जैसे हमने देखा, रूब्रिक की लाइन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उसको जैसे देखा वैसे मैं प्रेजेंट करूँ तो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो इन 7 रूब्रिक को क्लब करने के बाद सामने सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन आती है, वो है इग्नेशिया।
तो मेडिसिन तो हो गई इग्नेशिया, और आई स्टार्टेड विथ इग्नेशिया 1M। इग्नेशिया 1M दिया मैंने, और जहाँ तक मैं जानता हूँ विटिलिगो के केस में मुझे लगता है कि एक बार डोज देने के बाद आपको महीनों तक, सालों तक वेट करना है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा जैसे कि मैं एक बार और इसके पहले मैं बता दूं कि एक्चुअली पोस्टोलॉजी बहुत अच्छा विषय है होम्योपैथी का, लेकिन मुझे लगता है उस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबका अपना अपना एक्सपीरियंस। एक आदमी एक ही चीज़ के लिए 30 देता है, एक दूसरा आदमी उसके लिए 200 देता है। सबके अपने अपने अंडरस्टैंडिंग है, सबकी अपना अपना फंडा है। मैं मेरे फंडे की बात करूँ तो मैं डिसाइड करता हूँ कि इसको एनर्जी कितनी है, तो मैंने उसको 1M दिया। मैंने उसको 1M इसलिए दिया कि द वे शी इज सेंसिटिव, वो छोटे मोटे पोटेंसी से हिलने वाली नहीं थी। मैंने उसको 1M दिया और मैंने 1M उसको एवरी 10th डे पे रिपीट किया है। ये जस्ट एक फंडा है, क्योंकि अगर आपको स्किन में मिलेनोसाइट नहीं है और विटिलिगो जैसी चीज़ को आप एक सिंगल डोज देके वेट करना चाहते हो, तो वैसे भी विटिलिगो एक बहुत बड़ा टास्क है इसको ठीक करना, उसके स्किन का नॉर्मल कलर आना। और वो पिछले 4-5 महीने में इग्नेशिया 1M उसको वैसे ही जा रहा है। हर 10th डे पे वो इग्नेशिया 1M का एक डोज लेती है, और इस 4-5 महीने में उसको 1 या 2 बार सर्दी हुई रहेगी, जो कि उसको पहले हर हफ्ते दर हफ्ते होती थी। उसका वो चीज़ इम्प्रूवमेंट हो गया है। और मेन चीज़ जिसके लिए वो आए थे, उसके स्किन का जो पिगमेंटेशन था वो बहुत हद तक नॉर्मल आ गया है। पिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो ये था स्किन का एक केस। जैसे कि आप लोग चाह रहे थे कि स्किन का एक केस हो, स्किन का भी बारे में कुछ बताएं। आप लोग को इसमें ऐसा कुछ लगा कि इसमें कुछ अलग वे से काम किया गया या अलग अप्रोच? मैं शुरू से कह रहा हूँ, अगर स्किन के केसेस में बात होती है तो वहाँ पे एक ही डिफरेंस होता है, डोज सिलेक्शन का और रिपीटेशन का। अप्रोच सेम रहता है, अप्रोच सेम रहता है। अब वहाँ पे आपका थोड़ा सा मेडिसिनल नॉलेज काम आता है कि आपका वो डायग्नोसिस क्या है, क्या वो बहुत जल्दी एग्रेवेट होने वाली चीज़ है या बहुत जल्दी सप्रेस होने वाली चीज़ है। आप वो हिसाब से अपने पोटेंसी का सिलेक्शन कर सकते हो। सो डियर फ्रेंड्स, विद दिस आई एंड टुडेज लेक्चर। मैं इसका बिफोर और आफ्टर का पिक आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आप लोग का जैसा भी फीडबैक हो, आइदर गुड और बैड और वॉट एवर इट इज़, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।